सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। हम लोग NHEH BSc कोर्स के सेकंड बैच में पढ़ रहे हैं। रोग के विश्लेषण की बात हो रही है, रोग को पहचानने की विधि और उसको हम किस वे में लेते हैं, उसकी मॉडर्न डायग्नोसिस के रिगार्डिंग इलेक्ट्रोहोमोपैथी की एक पुस्तक है, द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी एंड इट्स मॉडर्न डायग्नोसिस विथ 38 इलेक्ट्रोहोमोपैथी मेट्रा मेडिका। इस पुस्तक का नाम है, नाम बड़ा है, इसके अंदर के जो एजुकेशन पार्ट है वो उससे भी बड़े हैं। आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में वर्तमान में और भविष्य में भी आपके काम आने वाली तथ्य हैं। जो रोग जीवाणुओं से उत्पन्न नहीं होते हैं उनका कारण अनुचित आहार विहार, असंयम पोषण की हीनता, अति परिश्रम, अपूर्ण विश्राम, चिंता, शोक, विष, औषधियों का अनुचित उपयोग, अतिरिक्त अतिशीत, अर्टिकेरिया, अतिताप, हाइपर टेम्पर जिसका टेम्परेचर लगभग 99 हमेशा मिलता हो, विकिरण, विशिष्ट धूल कणों का श्वास मार्ग से अंदर जाना, आघात और हेरिडेटरी आदि होते हैं। रोग का वर्गीकरण विभिन्न दृष्टियों से विचार करने पर हम रोगों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। जैसे पहला है शारीरिक और मानसिक दृष्टि से वर्गीकरण करना। इस संबंध में अध्याय के प्रारंभ में ही बताया जा चुका है कि इस पुस्तक में केवल शारीरिक रोगों का वर्णन होगा। उन मानसिक लक्षणों का भी वर्णन इसमें किया है मैंने जो शारीरिक रोग से संबंधित रखते हैं। मानसिक रोग और मस्तिष्क के जो रोग होते हैं उसके अंतर भी ये कुछ बातें हैं, ध्यान रखनी चाहिए। मस्तिष्क शरीर का ही एक दृश्य अंग है जो कपाल के अंदर रहता है। उसमें शोध, रक्तस्राव या अन्य विकार का यहाँ विचार होगा, परंतु मन में कुछ अदृश्य वस्तुएं उसके रोग जैसे पागलपन इत्यादि के संबंध में कुछ नहीं लिखा जा सकता है। सेकंड है विभिन्न अंगों और तंत्रों की दृष्टि से वर्गीकरण। इसके अनुसार हृदय रोग, लंग्स के डिजीज़, एब्डोमेन के डिजीज़, नर्वस डिजीज़, किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम, स्किन डिजीज़, आई डिजीज़, ईयर डिजीज़ आदि अनेक छोटे बड़े सूक्ष्म में रोगों का वर्गीकरण किया जा सकता है। आजकल एक अंग अथवा तंत्र के रोग विशेषज्ञ बढ़ते जा रहे हैं, जैसे आँख के डॉक्टर, दांत के डॉक्टर, हृदय रोग के विशेषज्ञ, हड्डी के विशेषज्ञ आदि। स्त्रियों के प्रजनन अंग पुरुषों से भिन्न होने के कारण इसमें कुछ विशेष रोग होते हैं, अतः अनेक स्त्रियों के रोगों का भी अलग से वर्णन रहना चाहिए, है ना। तीसरा, वय के अनुसार वर्गीकरण। कुछ रोग केवल बालकों को ही होते हैं, जैसे डिप्थेरिया, हेलो हैपोइंग, कफ, रिकेट्स आदि, और कुछ केवल बूढ़ों में ही होते हैं, जैसे सिलिन डैमेटेनिया, जर्जन रोग हैं ये। इसके अलावा वन न्यूपॉज़ल सिंड्रोम आदि, अतः इनके भी अलग से वर्गीकरण बनाने होते हैं। चौथा, कारण के अनुसार वर्गीकरण। स्पेसिफिकेशन बता रहा हूँ मैं, है ना। वर्गीकरण क्या है? स्पेसिफिकेशन है। हिंदी में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हम भारत में रहते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कोशिश कीजिए कि आप हिंदी सीखिए।
हिंदी सीखिएगा, पूरे भारत में आप पूछे जाइएगा। और जब हमें भारत में ही काम करना है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ही काम करना है, तो हिंदी आपको आना चाहिए। इसीलिए हम कभी भी मेरे वीडियो आप देखेंगे तो मैं जय हिंद जरूर कहता हूँ, क्योंकि अगर हिंद की जय नहीं होगी तो फिर किसी की जय नहीं हो सकती। आजकल अधिकांश रोग जीवाणुओं को माना जाता है। ये जीवाणु विभिन्न अंगों एवं तंत्रों के माध्यम से पहुंचकर उसमें विकृति उत्पन्न करते हैं अर्थात रोग उत्पन्न करते हैं और रोग से दूसरे व्यक्ति में पहुंचते हैं और उसमें से भी रोग उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से रोगों का संक्रमण एवं उसकी जो इंटेंशन डिजीज़ बोलते हैं, इसमें से कुछ आधुनिक संक्रमण और कुछ अल्प संक्रमण होते हैं। इन्फेक्शंस कुछ अलग होते हैं, कुछ अलग इन्फेस्टेशन और इन्फेक्शंस होते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। ये जीवाणुओं विभिन्न प्रकार के जो इंटेंशन डिजीज़ बोलते हैं जिसको, इसमें से कुछ आधुनिक संक्रमण के जो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना बैक्टीरियल डिजीज़, वायरस डिजीज़, अब हम बोलते हैं आपका क्लांतु लवण, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रिकोचिटल इन्फेक्शंस। इसके अलावा होते हैं प्रोटोजोअन्स डिजीज़ेस और रिकेटल्स डिजीज़ेस। इसका वर्गीकरण हम लोग इस प्रकार से करते हैं। इसमें एक और पॉइंट्स है, अगर उपयुक्त प्रकार के बड़े जीवाणु जिसमें हम लोग मेटोजोआ कहते हैं जिसको, ये होने वाले डिजीज़ ड्यू टू फ्लूक होते हैं, FLUKE, मतलब डिजीज़ ड्यू टू कैस्टोइड्स, डिजीज़ ड्यू टू नैरोडोट्स। इसके इस प्रकार से वर्गीकरण है। कुछ ऐसे भी रोग होते हैं जिन्हें संक्रामक और उपसर्गिक तो मानते हैं परंतु उनके मूल कारण जीवाणुओं का ठीक ठाक से पता नहीं होता है। ऐसे रोग जीवाणुओं के अतिरिक्त एक्सटर्नल कारणों के तथा जैसे कोल्ड हो गया, हॉट हो गया, विषैली कोई धातु हो गई, या कोई मर्क्यूरी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स हो गया, या कोई विषधर जीव ने काट लिया हो, तो एक कंडीशन ये होता है। एक कंडीशन क्या होती है, मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी हुई हो व्यक्ति को, जैसे डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2 में होता है। एक कंडीशन और होती है जिसमें हम लोग बोलते हैं जीवन के लिए अति आवश्यक क्या होती है, जीवित रहने के लिए विटामिन्स की आवश्यकता होती है। अगर इसकी कमी हो जाए, डेफिशिएंसीज डिजीज़ कहते हैं इसको। एक कंडीशन आती है एंडोक्राइन ग्लैंड के, अगर एंडोक्राइन ग्लैंड के स्राव में कमी या अधिकता हो तो उससे भी रोग की परिभाषा में लिया जाता है। इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियों के रोग के रूप में माना जाता है। उपयुक्त वर्गीकरण में से एक बात तो सहज ही ध्यान में आ जाती है कि रोग का वर्गीकरण ग्रंथ के प्रति प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात जिस दृष्टि से ग्रंथ लिखा जाए उसकी सुविधा के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। दूसरी बात ये भी है कि ध्यान में एक चीज़ आ जाती है कि एक ही रोग के भिन्न दृष्टिकोण से देखकर विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे राज्य क्षमता की को औपसर्गिक रोगों में या लंग्स, इंटेस्टाइन, लिम्फ ग्लैंड आदि के सभी वर्गों में रखा जा सकता है, क्योंकि ये लगभग सभी तंत्रों के रोग उत्पन्न करते हैं तथा
उसमें विशेष प्रकार के लक्षण उत्पन्न करता है। मधुमेह पैंक्रियास के रोग में अथवा मेटाबॉलिक के रोगों में रखा जा सकता है, परंतु इस पुस्तक में मूल तंत्र के रोगों के लिए लिखा गया है। एंडोमेट्रियोसिस सिस्टम के रोग अथवा स्त्री रोगों में आ सकता है। यह दूसरी बात है कि इससे केवल स्त्री रोगों के वर्ग में ही सीमित कर दिया गया है। इसी प्रकार रोगों के संबंध में भी समझना चाहिए। इस पुस्तक में निदान करने की सुविधा का ध्यान रखकर रोगों का वर्गीकरण किया गया है। अधिकांश रोगों का क्रम किसी आंतरिक अथवा तेज के अनुसार ही रखा गया है, जैसे लंग्स डिजीज के रोग आदि, परंतु सभी जगह लक्षणों के समानता को प्रमुखता दी गई है। जैसे विशुद्धिशी के अंत विशुद्धि का अर्थात है इंटेस्टाइन के जो रोग हैं, जिसमें अतिसार आदि के साथ रखा गया है, न कि संक्रमण रोग के साथ। मॉडर्न मेडिसिन में संक्रमण रोग के साथ देखा जाता है इसको, बट इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हम उस वे में नहीं गिन सकते इसको, क्योंकि हमारा आधार लिम्फ और ब्लड होता है ना। तो साथ ही में रोग के चिकित्सा करने से पूर्व रोग का निदान आवश्यक है कि यही निदान के लिए रोगी की विविधता अनेक परीक्षा अनिवार्य होती है। जैसे सर्वप्रथम रोगी के व्यक्ति को जानने का प्रयत्न करते हैं, उसके क्या क्या कष्ट हैं, कितने समय से हैं, किस प्रकार से प्रारंभ हुए हैं, इसके पूर्व रोगी किन विधियों से पीड़ित हुआ था आदि। उसके बाद रोग के चिन्ह प्राप्त करने का प्रयत्न होता है। रोगी को जो भी रोग में प्रकट होने वाले लक्षण हैं, जिन्हें बिना रोगी को बताए चिकित्सा कर पाना असंभव हो सकता है, उसके साइंस क्या कहते हैं, तथा केवल रोगी के बताए चिकित्सक स्वयं जान सकता है कि वे लक्षण सिम्टम्स कहलाते हैं। हेडेक, एब्डोमिनल पेन, वर्टिगो, आँख के आगे अंधेरा छा जाना, चिंगारी जैसे प्रतीत होना, दिखाई देना आदि सिम्टम्स हैं। एवं फीवर, स्प्लेनोमेगेली, लंग्स या लीवर के एनलार्जमेंट एवं शरीर का पीलापन, श्वास कष्ट आदि साइन सामान्यतः लक्षणों और जिन दोनों को समावेश किया जाता है, परंतु यह दोनों प्रकार के भेद करना होता है, वहाँ पृथक शब्द का प्रयोग करना चाहिए। प्रयोगशाला में ब्लड, स्टूल, यूरिन आदि की जांच कराने पर जो बातें मूल मालूम होती है, वे भी लक्षण ही हैं। जैसे मूत्र में शकरा मिलना, रोगी से उसके रोग के संबंध में सभी बातें सही रूप से जानना एक कठिन कार्य है, क्योंकि बहुत सी बातें रोगी अनेक अनावश्यक समझकर नहीं बताते हैं। बहुत सारे अनेक प्रश्न करने से घबरा जाता है। यदि एक ही प्रश्न एक से अधिक बार पूछा गया तो उसका विश्वास कम हो जाता है। वह समझने लगता है कि चिकित्सक उसकी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहा है। अधिकांश रोगियों को आशा रहती है कि चिकित्सक सभी बातें नाड़ी देखकर समझते हैं और रोगी को बता भी देते हैं। ऐसे रोगी प्रश्नों का उत्तर बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, अतः रोगी की सभी व्यवस्था जानने के लिए बहुत बुद्धिमत्ता और अनुभव की आवश्यकता होती है। यह सतत परिश्रम
से ही संभव हो पाता है। नए चिकित्सकों को इसमें अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु इसके लिए सिवाय लगन के दूसरे कोई मार्ग नहीं है। चिन्हों की प्राप्ति भी एक अभ्यास से होती है। रोग की परीक्षा करने के पूर्व रोगी के संबंध में पूर्व ग्रह नहीं करना चाहिए। केवल यह सुनकर कि परसों जाड़ा देकर बुखार आ गया, मलेरिया समझना, परंतु तदनुसार चिकित्सा करना भयंकर मूल है या भूल है बोलना चाहिए। बुक में मूल प्रिंट हुआ था पहले वाले में, इसको रिवाइज किया गया तो अब उसको भूल किया जा चुका है। बहुत से जैसे हाइपर फीवर जाड़ा देकर आते हैं। रोग का निदान पर्याप्त समय लगाकर सभी लक्षणों और चिन्हों को उचित मूल्यांकन करना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो ब्लड, यूरिन, स्टूल, कफ, ऑन स्पूटम आदि का परीक्षण भी करा लेना चाहिए। जैसे अगर किसी को खांसी है, बहुत दिन से खांसी है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो उसका जो खंखार होता है, बलगम होता है, कफ होता है, स्पूटम बोला जाता है उसको एक सीसी में भर करके लेबोरेटरी में टेस्ट करा लीजिए, कहीं ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है। एलिसा टेस्ट मत कराइएगा, उससे कोई पता नहीं चलता, कुछ नहीं है, वो फालतू है। हम लोग के इसमें काम नहीं आता है। मॉडर्न मेडिसिन में आता होगा, हमारे काम नहीं आता है। मत कराइए इसको किसी पेशेंट का, ठीक है। अगर सीधे हम लोग बोलें कि टीबी, कैंसर आदि के सामान्य किसी भी प्रकार के भयंकर रोग का नाम बहुत सोच समझ करके और पक्का निदान करने के बाद ही लेना चाहिए, भले ही उसके लिए कुछ और दिन लग जाएं। घातक रोग का नाम सुनकर रोगी का दिल बैठ जाता है। साथ ही किसी भी घातक स्थिति से रोगी के संबंधियों को अवश्य अवगत करा देना चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर बात आ जाती है। सीधे और सरल प्रश्न करें। जिन प्रश्नों का उत्तर प्रश्नों में ही आ जाता हो वैसे प्रश्न ना करें। सिर में दर्द रहता है क्या? पेट में भारीपन रहता है? पेशाब सफ़ेद या अधिक होता है? ऐसे प्रश्नों को शरीर में कहीं पीड़ा नहीं है, सबसे बीमार हैं की अपेक्षा सबसे पहले आप पूर्ण स्वस्थ कब थे? व्यक्ति को पूछना है कि आप इससे पहले पूर्ण स्वस्थ कब थे, वो बताएगा तो अपने आप आपको पता चल जाएगा ड्यूरेशन कितना है। मतलब उसमें मेडिसिन में वेनवन डालना है कि नहीं डालना है, इसका निर्धारण यही हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब देखिए आगे और ऐसे ही कुछ सटीक पॉइंट हैं। इन पॉइंट्स को अगर आप लोग ध्यान देंगे ना तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन करना आप लोगों को आ जाएगा। और अगर इसके बाद भी कहेंगे कि नहीं अखिलेश सर झोल मोल बतियाते हैं, तो फिर आपकी मर्जी है भाई, है ना। जिस तंत्र से रोग उत्पन्न हुआ है, कहने का मतलब है जब रोग निदान व लक्षण सहायक हों परंतु रोगी को इससे इतना कष्ट ना हो रहा हो कि वे स्वयं उसके उल्लेख करे, अथवा रोगी अति मंद बुद्धि हो या बेजुबान हो जहाँ पे वो बता नहीं सक रहा हो, या कोई बच्चा हो जो बोल नहीं सकता है, तो प्रश्नोपरांत रोगी के शारीरिक परीक्षा करनी चाहिए। जिस तंत्र का रोग हुआ हो उस तंत्र को पहले और विशेष रूप से उसके अन्य अंग तंत्रों को सामान्य रूप से क्रमशः परीक्षण करना चाहिए। लेटाकर परीक्षण करना उत्तम होता है। जिस परीक्षा में बैठना या खड़ा होना आवश्यक हो उसे बैठाकर या खड़ा करके कराना चाहिए। शारीरिक परीक्षा में सामान्य रोगी के शरीर में पर कम से कम वस्त्र रहना चाहिए। ये नहीं कि भाई फीमेल है और उसको गलत हो जाएगा, पटक के मारेगी पब्लिक, है ना। वैसा काम नहीं करना। बहुत सारे डॉक्टर लोग बदमाशी भी करते हैं, नहीं करना चाहिए, है ना। शारीरिक परीक्षा के लिए रोगी को जब हम चेक करते हैं तो रोगी को देखना है कि कहीं हाई बीपी का पेशेंट है और उसको हमने एकदम जकड़ा हुआ ड्रेस है और उसको लेटा दिए तो उसको थोड़ा रिलैक्स महसूस होगा, है ना।
जैसे हम मान लेते हैं कि इसमें कहीं शरीर में कहीं पे कोई वस्त्र हाथ से न हटाएं, है ना, नहीं हटाना चाहिए। किसी महिला रोगी का जब हम टेस्ट करते हैं तो आपके साथ फीमेल नर्स होना अति आवश्यक है। आप न चेक करके फीमेल से बोलें और फीमेल से टेस्ट कराते हैं तो वो फीमेल सीखेगा, है ना, उसको सिखाना है, ठीक है। इसके अलावा में किसी अगर उसके साथ अगर कोई व्यक्ति है तो उसको भी अच्छा है कि उसको सामने कर लें, आप भी साथ में हो, तब हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। बट अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें स्पेसिफाइड डॉक्टर्स की ज़रूरत है तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ घर के किसी सदस्य को वहाँ रहने की आवश्यकता है। रोग का परीक्षण अगर हम सामान्य विधि में बात करते हैं तो पहले प्रश्नों द्वारा निम्नलिखित बातें जानने का हमको समझना चाहिए। साथ साथ में प्रत्येक बातें हमको अपने एक केस डायरी रखना चाहिए जिसमें लिखते जाना चाहिए। कंप्लेंट ऑफ में क्या क्या कंप्लेंट किया, एग्ज़ामिनेशन ऑफ में क्या क्या आपने एग्ज़ामिन किया, अगर कोई हिस्ट्री ऑफ है तो हिस्ट्री ऑफ में उसने क्या क्या लिखा उसका उल्लेख आपको करना चाहिए। तब जाके आखिरी में रोग एक आरंभ अथवा धीरे धीरे हुआ है पता चल पाता है। रोगी का रोग क्या है कारण समझता है, रोगी की प्रगति किस प्रकार से हुई, रोग बढ़ रहा है या घट रहा है या वहाँ रुका हुआ है, उसके दौरे आते हैं या उसका स्वरूप बदल जाता है। अब चिकित्सा हुई, चिकित्सा के संबंध में रोगी बहुत कम सूचना दे पाता है। उसका कारण रोगी का अज्ञान और चिकित्सकों का प्रिस्क्रिप्शन न देना होता है। प्रिस्क्रिप्शन देना चाहिए। रोगी अधिक से अधिक बताता है कि सुई लगाई गई है, टिकिया दी गई है अथवा मिश्रण दिया गया है। अपने अनुमान से भी कुछ नाम बताता है, अतः इस बात का पर विशेष निर्भर नहीं करना चाहिए। बहुत थोड़े रोगी हैं जो अपनी चिकित्सा तथा पैथोलॉजिकल परीक्षाओं को पूरी फाइल रखते हों। हाँ, एक्सरे रखने की कोई बिरला की भूमिका नहीं दिखती है। उचित ढंग से न रखने के कारण वह बेकार हो जाते हैं, मोड़ मार देते हैं कई लोग। फिर भी यदि कोई निश्चित बात ज्ञात हो जाए तो निदान की भावी चिकित्सा में बहुत सहायक हो सकती है। तो ये एक विधि थी। उसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को कि पर्सनल हिस्ट्री हम कैसे पूछते हैं, तो ये आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो मैं इसको विराम देता हूँ। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मैटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।